सेकेंड ईयर मैं डॉक्टर अंजू वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है लागत अवधारणाएं व लागत वक्र। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉस्ट कर्व। एक फर्म की उत्पत्ति की मात्रा पर लागत की दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तु की कीमत के दिए होने पर एक फर्म माल का उत्पादन उस बिंदु तक करती है जहां पर उसकी सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर होती है। इस टॉपिक में हम प्रारंभ में वास्तविक लागत, अवसर लागत व मौद्रिक लागत का अर्थ बताएंगे। उसके बाद आगे का विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। वास्तविक लागत उसे कहते हैं प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी किस्म की श्रम को जो प्रयास या परिश्रम करना होता है और साथ ही उसके निर्माण में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या संयम रखना पड़ता है, ये सब प्रयास व त्याग मिलकर वस्तु की उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाती है। उत्पादन के कार्य में श्रमिक, प्रबंध व उद्यमकर्ता के प्रयत्न करने होते हैं। पूंजी उपभोग को कम करने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें वर्तमान उपभोग के त्याग का समावेश होता है। अतः इस विविध किस्म के प्रयासों त्यागों को वास्तव से ही लागत बनती है। दूसरा है वैकल्पिक लागत अथवा अवसर लागत। उत्पादन का एक साधन एक से अधिक प्रयोगों में लगाया जा सकता है। मान लीजिए एक फर्म किसी साधन को एक इकाई का उपयोग करती है, उसे उस साधन को उतनी मुद्रा अवश्य देनी होगी जो उसे अपने श्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से मिल सकती है। यदि उसे उतनी मुद्रा नहीं दी जाएगी तो वह साधन दूसरी जगह अन्य उपयोग में चला जाएगा। यदि उदाहरण के लिए यदि एक वरिष्ठ अध्यापक को उतना वेतन नहीं मिलता जितना उसे अन्यत्र किसी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में जैसे सरकारी विभाग में कर्मचारी बनना वो पसंद करेगा। यह सिद्धांत वैकल्पिक लागत का सिद्धांत या अवसर लागत सिद्धांत भी कहलाता है। यह सिद्धांत संपूर्ण समाज पर एवं एक फर्म पर लागू होता है। जब साधनों की इकाइयां एक वस्तु के निर्माण में लगा दी जाती हैं तो वह दूसरी वस्तु के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए एक भूमि का टुकड़ा कपास की खेती में लगाया जा सकता है, अथवा मान लीजिए वह अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग तिलहन पर लगाया जा सकता है। अतः उस भूमि के टुकड़े पर कपास की खेती करने की लागत और प्रयुक्त सिद्धांत के अनुसार तिलहन की वह पैदावार होगी जो इस पर की जा सकती है। आगे है फर्म के लिए अवसर लागत का माप। लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार अवसर की अवधारणा उन चुनावों पर प्रकाश डालती है जो हमें करने होते हैं। इसके लिए जिस चीज का हम चुनाव करते हैं उसकी लागत का माप उस विकल्पों के रूप में करना होगा जिनका हमें इसके बदले में चुनाव करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि एक फर्म कोयले के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल देती है तो यह कोयले के उपयोग की अवसर लागत का उचित माप मानी जा सकती है। श्रमिकों की मजदूरी व वेतन में बीमा व पेंशन कोषों की राशि भी जोड़ी जाती है। अवसर लागत में एक फर्म के स्वयं के साधनों की अनुमानित लागत भी जोड़ी जाती है जो निम्न लागतें आती हैं। इसमें स्वयं की पूंजी की लागत जो प्राय बाजार के प्रचलित ब्याज दर के बराबर होती है। दूसरा विशेष लाभ जैसे कोका कोला आदि के लोकप्रिय ब्रांडों या अधिक उपयुक्त स्थान पर पेटेंट से प्राप्त होने वाले लाभ। तीसरा वर्तमान उपक्रम पर मूल्यह्रास, इसमें वास्तविक मूल्यह्रास की राशि भी लगाई जाती है। यदि कोई मशीनरी खरीद ली गई है तब तक उसका वैकल्पिक उपयोग नहीं है तो फर्म के लिए इसका वैकल्पिक उपयोग शून्य होता है। अगला है मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट। एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जो कुछ नकद रूप में व्यय करता है एवं जिन राशियों को लागत से जोड़ता है उसे मौद्रिक लागत अथवा उत्पादन व्यय कहते हैं। इनमें सभी प्रकार के उत्पादन के व्यय शामिल होते हैं जैसे पूंजी का ब्याज, भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, प्रबंधक का वेतन एवं
उद्यमकर्ता का सामान्य लाभ। प्राय व्यक्त लागतों पर या स्पष्ट लागतों या अव्यक्त लागतों या अंतर्निहित लागतों में भी अंतर किए जाता है। खरीदे या किराए पर लिए गए साधनों पर जो प्रत्यक्ष व्यय किया जाता है उसे व्यक्त लागतों के अंतर्गत आता है। एक लेखाकार इसे फर्म के हिसाब किताब में भी शामिल कर लेता है। एक अर्थशास्त्री के लिए अव्यक्त लागतों का उतना ही महत्व होता है जितना व्यक्त लागतों का होता है, क्योंकि यह समस्त लागतों पर विचार करता है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की लागतों से फिर कुल लागत या समस्त लागत प्राप्त होती है। अगला है अल्पकालीन लागत वर्ग यानी शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व। लागत पर समय तत्व का बहुत प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में फर्म का संयंत्र का आकार स्थिर होता है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दिए हुए संयंत्र का आकार का गहरा उपयोग किया जाता है। अल्पकाल में फर्म के साधनों को स्थिर व परिवर्तनशील दो भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के नियमों के आधार पर यह बताया जा चुका है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाने से एक सीमा के बाद घटते हुए प्रतिफल मिलते हैं। अतः अल्पकाल में लागतों पर उत्पत्ति के नियम लागू होता है, लेकिन दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। सभी साधनों का परिवर्तन होने के कारण स्वयं संयंत्र का आकार भी बदल जाता है और दीर्घकालीन लागतों पर पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। यहाँ अल्पकालीन लागत से संबंधित कुछ लागतें हैं जिनका अर्थ मालूम होना आवश्यक है, जिसमें पहला है कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TFC कहते हैं। मार्शल ने इसे पूरक लागत भी कहा है। कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है जिसका उत्पत्ति की मात्रा से संबंध नहीं होकर केवल संयंत्र के आकार से संबंध होता है। यह शून्य उत्पत्ति से लेकर अधिकतम उत्पत्ति तक एक सी बनी रहती है। उदाहरण के लिए पूंजी का ब्याज, भूमि, इमारत का किराया, बीमे का प्रीमियम इत्यादि स्थिर लागतें हैं। इसे ऊपर लागत यानी ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या TVC। मार्शल ने इसे प्रमुख लागत या प्राइम कॉस्ट कहा है। कुल परिवर्तनशील लागत या घटती बढ़ती लागत वह लागत होती है जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित रहती है। अधिक उत्पत्ति करने पर वह अधिक हो जाती है, कम उत्पत्ति करने पर वो कम हो जाती है। कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन या पावर की लागत, मशीनरी के उपयोग से मूल्यह्रास इत्यादि परिवर्तनशील लागत होती है। शून्य उत्पत्ति पर कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पत्ति बढ़ती जाती है कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती है। तीसरा है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट यानी TC। इसे अल्पकालीन कुल लागत यानी STC भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध अल्पकाल से होता है। ये उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है, यानी TC = TFC + TVC। फोर्थ है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट अथवा MC। फर्म के द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत एक फर्म के संतुलन में अत्यधिक भूमिका अदा करती है। अल्पकालीन सीमांत लागत यानी SMC और दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी LMC दोनों का अलग अलग महत्व है। यानी MC का मापक है डेल्टा TVC/डेल्टा Q। डेल्टा TVC यानी कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन, डेल्टा Q उत्पत्ति में परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। अगला है औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी AFC। कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। यह निरंतर घटती हुई होती है
क्योंकि उत्पत्ति की मात्रा के बढ़ते जाने पर यह अधिक इकाइयों पर फैला दी जाती है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं होती। एएफसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है, इसलिए इसकी आकृति एक आयताकार हाइपरबोला की होती है, जिसके दोनों किनारे दोनों अक्षों के समीप आ सकते हैं, लेकिन उनको छूते नहीं हैं, जैसा कि सारणी में बताया गया है। सारणी में उत्पत्ति की मात्रा 0, 1, 2, 5 और कुल स्थिर लागत टीएफसी 10, 10, 10। 10 में जब उत्पत्ति की मात्रा का भाग देते हैं, 10 में 0 का तो अनंत, 10 में 1 का भाग तो 10, 10 में 2 का भाग तो 5, 10 में 5 का भाग तो 2। ये आपकी औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ओ एक्स पे हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है, ओ वाई पर मैंने औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट ली है। ये आपका औसत स्थिर लागत वक्र है, जहाँ पर एक उत्पत्ति की एक मात्रा होने पर 10 होता है और उत्पत्ति की 2 मात्रा होने पर 5 होता है, और उत्पत्ति की 5 मात्रा होने पर ये 2 हो जाता है, जो सी बिंदु पर संतुलन को व्यक्त करता है। अगला है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी। कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तु की इकाई का भाग देने से औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। यह प्राय शुरू में घटती है, बाद में बढ़ती है, यानी वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण ये घटती है और ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण ये घटती है। अगला है औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट एसी। कुल लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से औसत लागत निकल जा सकती है, अथवा उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर एएफसी प्लस एवीसी का योग के बराबर होती है। इसे अल्पकालीन औसत लागत भी कहा जा सकता है। इसकी आकृति यू के तरह होती है। शुरू में एएफसी और एवीसी दोनों के घटने से घटती है, बाद में कुछ दूरी पर एएफसी के घटने के प्रभाव से एवीसी के बढ़ने के प्रभाव से यह बढ़ने लग जाती है, यानी इसका आकार यू की तरह होता है, जैसा कि टेबल में बताया गया है। टेबल में आप देखिए कि कॉलम 1 में उत्पादन की मात्रा को बताया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक। फिर कुल स्थिर लागत है 100, 100, 100 पूरी 10 तक 100 बनी रहती है। कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी जो है मात्रा के बढ़ने पर उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती जा रही है। 0, 30, 50, 65, 77, 97, 132, 182, 243, 332, 442। और अल्पकालीन कुल लागत है वो टीएफसी और टीवीसी दोनों के जोड़ने पर प्राप्त होती है। 100 प्लस 0 बराबर 100, 100 प्लस 30 बराबर 130, 100 प्लस 50 बराबर 150, 100 प्लस 65 165, 100 प्लस 77 177, 100 प्लस 97 197, 100 प्लस 132 232, 100 प्लस 182 282, 100 प्लस 247 347, 100 प्लस 332 432, 100 प्लस 442 बराबर 542। इसी प्रकार अल्पकालीन सीमांत लागत है जो कुल लागत में मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है, यानी 130 माइनस 100 अपॉन 1 माइनस 0, यानी हर जगह डेल्टा क्यू का अंतर 1 के बराबर है, तो फिर 1 का भाग देते, यानी 150 माइनस 130 20, 165 माइनस 150 15, 177 माइनस 165 बराबर 12। इस प्रकार एसएफसी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार औसत स्थिर लागत है वो टीएफसी में उत्पादन की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है, जैसे कि
100 में 0 का भाग दिया, 100 में 1 का भाग दिया तो 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50, 100 में 3 का भाग दिया तो 33/1/3, 100 में 4 का भाग दिया तो 25। इस प्रकार से हम औसत स्थिर लागत प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है। जैसे कि 50 में 2 का भाग दिया तो 25, 65 में 3 का भाग दिया तो 65 में 3 का भाग दिया तो 21/2/3। इस प्रकार हम औसत परिवर्तनशील लागत भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अल्पकालीन औसत लागत है वो अल्पकालीन कुल लागत में उत्पादन की मात्रा के भाग देने से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 100 में 0 का भाग दिया, 130 में 1 का भाग दिया, 150 में 2 का भाग दिया, 165 में 3 का भाग दिया। इस प्रकार से हम अल्पकालीन औसत लागत भी निकाल सकते हैं। अब आगे हम बात करें कि इनके रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। शुरू का हम रेखा चित्र की बात करें। शुरू में ओ एक्स पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है, उत्पत्ति की मात्रा ली है, और ओ वाई पे मैंने कुल लागत ली है। अब आप देखेंगे ये ऊपर की ये बिल्कुल स्थिर ये है जो हमेशा उत्पादन बढ़ने के साथ भी स्थिर बनी रहती है, कुल स्थिर लागत। और ऐसे ही कुल परिवर्तनशील लागत है उत्पाद के वृद्धि के साथ बढ़ती जा रही है, और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कुल लागत भी ऊपर की ओर पैरेलल चलती है और ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो डायग्राम है उसमें ओ एक्स पे हमने उत्पत्ति की मात्रा ली है, ओ वाई पे औसत व सीमांत लागत ली है। अब आप देखेंगे कि औसत स्थिर लागत है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे नीचे गिर रही है, लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत शुरू में गिरती है वर्तमान प्रतिफल लागू होने के कारण, और उसके बाद ऊपर बढ़ने लग जाती है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें अल्पकालीन औसत लागत भी प्राप्त हो जाती है, कर्व प्राप्त हो जाता है। और एसएमसी है यानी अल्पकालीन सीमांत लागत शुरू में गिरती है और फिर बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार रेखा चित्र में कुल लागत, अल्पकालीन लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, इन सब के वक्र दर्शाए गए हैं। थैंक यू।